तो हर विंडो का याद रखना पड़ता है फिर रिकॉर्डिंग भी। तो चलो ये एसकेपी है। हमेशा मैं याद करवाती हूँ आपको। इसीलिए कह रहा हूँ ना, मुझे तो भूल जाता है। मेरा तो ये फोकस होता है मैं जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं। अच्छा। सर अब फोर्थ सेमेस्टर में ही छोड़ दें। अच्छा एसकेपी है, ये डेटाबेस है हमारी। डेटाबेस जो है हमने क्रिएट की थी, अगर आपको याद हो मैंने पीएचपी के कोड के थ्रू की थी। फिर मैंने एक टेबल भी क्रिएट किया था, और इस टेबल को अगर मैं क्लिक करूं तो ये आप अगर जो नए हैं जिनको पता नहीं है, यहाँ पे यूआरएल के अंदर आप लोकल होस्ट पीएचपी एडमिन टाइप करेंगे तो आपका अगर वैम सर्वर इंस्टॉल है तो ये आपके सामने विंडो अपीयर हो जाएगी। जिन्होंने वैम इंस्टॉल किया उनको आइडिया होगा। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे आपको ये जो विंडोज में नजर आ रही है साइड बार नजर आ रही है, इस साइड बार के अंदर आपको डेटाबेसेस के नाम नजर आ रहे हैं जो मैंने क्रिएट की हुई है। और उन डेटाबेस को अगर आप प्लस के निशान को एक्सप्लोर करें तो नीचे आपको टेबल से ओपन होंगे, और ये टेबल पर्सन का टेबल मैंने जो है वो क्रिएट किया था। इसको अगर पर्सन के टेबल को सिलेक्ट करके स्ट्रक्चर के टैब पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताएगा कि इसमें 4 फील्ड्स हैं। ये जो 4 फील्ड्स मैंने क्रिएट किए थे, ये मैंने किए किसके जरिए थे, मैंने पीएचपी के कोड के जरिए किए थे। आज आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करके दिखाऊंगा। ब्राउज पे जाएं तो हमें यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नीचे डिस्प्ले नहीं आ रहा, नजर आ रहा होगा आपको। इंसर्ट की क्वेरी हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आपके साथ विंडो शेयर करता हूँ, कोड शेयर करता हूँ। ये आप लोग अब प्रोजेक्ट्स में करेंगे तो आप लोग यूज टू हो जाएंगे इसको। ये है यूजर फॉर्म, जिसके अंदर मैंने एक फॉर्म का टैग यूज किया, आप लोगों ने पीएचपी की थी, और ये टैग क्लोज हुआ यहाँ पे। फिर इसमें मैंने आपको उस दिन मेथड और गेट और उसका नाम भी बताया था। तो आप मेथड यूज किया, और ये आईडी जो है, नेम और आईडी दो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं उसका नाम आप रखते हैं और आईडी रखते हैं। जिस तरह आपका नाम है और आपका CNIC होगा, दो चीजें होती हैं, दोनों आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं। CNIC से भी आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये नंबर फलाने शख्स का है CNIC, और नाम से वैसे ही होता है। इसी तरह अगर आपने ये इनपुट बॉक्स जो है मैंने डिफाइन किया है, इनपुट बॉक्स टाइप आपने बतानी है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स रखना है तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स रखा है, यानी कि वो कंट्रोल जिसके अंदर मैं टाइप कर सकूं, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। और ये आप लोग फेमिलियर होंगे, जिस तरह आप विंडो लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड आता है, वो दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। और प्लेस होल्डर का मतलब उसके अंदर आपको टेक्स्ट सा नजर आ रहा होगा, गाइडेंस होगी कि यार एंटर द नेम, वो आप इसमें रख सकते हैं। और नाम मैंने रखा है इसका एस नेम। ये नेम जो है किस लिए यूज होगा, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। दूसरा कंट्रोल मैंने रखा है एफ नेम, और तीसरा रखा है मैंने एड्रेस, ADDR रखा है। जब एक बटन मैंने बनाया जिसकी टाइप सबमिट है, ये बाय डिफॉल्ट है, और ये बताएगा कि आप कोई चीज जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वो फौरन यहाँ पे जाएगा फॉर्म के टैग के अंदर और देखेगा कि कहाँ पे जाना है उसने। तो मैंने उसे कहा है कि insert.php ये फाइल है, और ये फाइल जो है यहाँ पे साथ यहाँ इस पे रीडायरेक्ट होगा। रीडायरेक्ट यानी कि यहाँ पे जंप कर जाएगा। और अगर आपने ये कोड जो है, ये सारा कोड यहाँ से, ये वाला जो कोड शामिल था, ये कोड मैंने अगर उसी फाइल के अंदर यहाँ पे नीचे रखा हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट हैश साइन यूज करूंगा। इसका मतलब है कि मेरा वो रिक्वायर्ड कोड है वो इसी फाइल के अंदर है, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जंप कर जाएगा। अदरवाइज अब आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे। मेथड जो है वो तरीका है डाटा रिट्रीव करने का। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये पहले, सबसे पहले आपने जब भी पीएचपी के जरिए कोई डेटाबेस कनेक्ट करनी है तो उसका कनेक्शन बनाना होगा। और ये कनेक्ट फाइल का मतलब इंक्लूड, जैसे आप सी के अंदर फाइल यूज करते थे या इंपोर्ट यूज करते थे जावा के अंदर, तो ये डीबी कनेक्ट का मतलब ये वाली कनेक्शन फाइल। यहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट कनेक्शन बनाया है। हमने सर्वर का नाम लोकल होस्ट दिया है, अदरवाइज आईपी एड्रेस आ सकता है जो या सर्वर का नाम आ सकता है जिसके साथ कनेक्ट होना है। यूजर का नाम मेरा यहाँ पे रूट है, पासवर्ड कोई भी नहीं है। और अभी ये डेटाबेस में आपको दिखा के हटा हूँ, एसकेपी डेटाबेस है। तो ये माई SQL I कनेक्ट जो है ये पीएचपी का फंक्शन है। इसके 4 पैरामीटर हैं, एक सर्वर, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। जब ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, अगर तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं है, कनेक्शन बन गया है, पीएचपी का कनेक्शन माई SQL के साथ कनेक्ट हो गया है।
और अगर फॉल्स होता है तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन नहीं बना, कोई एरर आ गया, और ये मैसेज जो है डिस्प्ले होगा, और मैसेज जो है माई एसक्यूएल आई कनेक्ट जो भी एरर होगा उसकी एक्सप्लेनेशन कर देगा। इसका मतलब है कि ये सारा कोड एक्चुअली समझे कि यहाँ पे आ गया, जब आपने इंक्लूड लिखा तो इसका मतलब है वो यहाँ पे खुद ही इंसर्ट कर देगा। अब मैंने उससे कहा कि पोस्ट मेथड है यहाँ पे, इसी तरह आप यहाँ पे गेट मेथड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ गेट मेथड तो गेट भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे मेथड जो है गेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गेट लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको उसके दोनों की कंपैरिजन करके बताया था कि दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे हम पोस्ट, इसका मतलब है कि इस फॉर्म के अंदर यूजर ने जो एंटर किया हुआ है वो उठा के ये डॉलर साइन के साथ एस नेम लिखा है, इसका मतलब ये मेमोरी वेरिएबल है, इसमें से डाटा उठाएगा और एस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह एफ नेम जो है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो मौजूद होगा उसकी वैल्यूज उठाएगा और एफ नेम में रख देगा, और एड्रेस इसी तरह। फिर आपने ये क्यूरीज पढ़ी हुई है, इंसर्ट की क्यूरी क्या करती है, ये बेसिकली वैल्यू इंसर्ट करती है टेबल के अंदर। पर्सन टेबल का नाम है, उसके फील्ड जो है नेम, एफ नेम, एड्रेस। अभी मैं दिखा के हटा हूं आप लोगों को। वैल्यूज कौन सी उसके अंदर इंसर्ट करें, ये जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हमने रिट्रीव की है वो वैल्यूज इस टेबल के अंदर रख दे, और ये पूरा एक क्यूरी बन के, ये एक वेरिएबल हमने बनाया है एसक्यूएल का, उसके अंदर ये क्यूरी पूरी एक सेंटेंस के तौर पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस क्यूरी को आपने चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपके पास माई सीक्वल आई क्यूरी फंक्शन है। इसके दो पैरामीटर होते हैं, और एक पहला पैरामीटर होता है जो आपने कनेक्शन बनाया उसका, ये लिंक कनेक्शन जो है ये यहाँ पे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे हमने ये कनेक्शन बनाया था। ये जो है ना वेरिएबल जिसमें कनेक्शन हमने ओपन किया था वो वेरिएबल, और ये क्यूरी जो अभी हमने डेवलप की है ये क्यूरी को चलाए, एग्जीक्यूट करे, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो सक्सेसफुली अगर होगा तो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न होता है रिजल्ट के अंदर तो इसका मतलब है कि ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई थी, रिकॉर्ड चला गया था, तो मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड एडेड इनटू टेबल सक्सेसफुली। और अगर फॉल्स होगा तो एरर देगा कि भाई एरर है, ये जो भी एरर होगा वो आपको वो डिस्प्ले कर देगा। अब इस क्यूरी को अगर इस प्रोग्राम को चलाना है तो हमने ये वाला फॉर्म जो यूजर का फॉर्म होगा ये उसके सामने डिस्प्ले होगा। ये कैसे डिस्प्ले होगा, हम इसको रन करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास ब्राउजर है, इस ब्राउजर के अंदर मैं अब उस फॉर्म का नाम लिखता हूँ, लोकल होस्ट हमेशा आपने टाइप करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है यूजर फॉर्म डॉट पीएचपी। मैंने जैसे इंटर किया ये वो फॉर्म था, इस फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यूज दी, फादर नेम आपने देना है और आपने एड्रेस देना है। अब ये जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यूआरएल आप देख रहे हैं ना, ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। ये यूआरएल जो है जो हमने सबमिट बटन के फॉर्म के अंदर जो फाइल का नाम लिखा है इंसर्ट डॉट पीएचपी पे चला जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिएगा इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी पे चला गया डाटा आपका। अब अगर आपने इसको देखना है कि ये डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं तो हम देखते हैं इसको, ये एरर भी आ गया, चलो चेक कर लेते हैं इसको पहले।
JS नेम पांच, सब पे भी एरर दे रहा है। इंसर्ट डाटा डॉट PHP, डेटाबेस को चेंज कर लेते हैं हमारे पास। इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो है, आप लोगों के साथ स्क्रीन कौन सी शेयर है? पर्सन वाली शेयर है। अच्छा, ये देखें, ये हो क्या रहा था बेसिकली। इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने। एक थोड़ी सी मिस्टेक भी जो है ना, वो भी बार बार फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाती है। दोबारा फॉर्म में एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉर्म नजर आ रहा है आपको? यूजर फॉर्म डॉट PHP, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर वैल्यूज दी हमने और सबमिट बटन पे क्लिक किया। एक मिनट, मैंने सेव नहीं की हुई चीजें। सेव साथ साथ करते जाइएगा। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर डॉट फॉर्म डॉट PHP, ये जी मैसेज आ गया, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आपके सामने? जी। अच्छा, अब बेसिकली पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये पर्सन का टेबल था, इसमें हम देखते हैं
तो ये हमारे सामने ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। ये आईडी ऑटो था, ऑटो जनरेट हो गया, यूज हमने जो नेम दिया था और उसके बाद फादर नेम और वो। अब बेसिकली मिस्टेक क्या हुई थी यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये जो हमारे पास इंसर्ट डाटा था यहाँ पे पर्सन मैंने एस डाला हुआ था, तो वो टेबल उसको मिल नहीं रहा था। ठीक है, टेबल जो मैंने क्रिएट किया था वो पर्सन के नाम से किया था, एस नहीं था उसके अंदर। लिहाजा वो जब क्यूरी एग्जीक्यूट होती थी तो उसको वो जो है टेबल फाइंड आउट ही नहीं हो रहा था, मिल ही नहीं रहा था। बेसिकली इस फॉर्म के ऊपर हमने डाटा लिए और इंसर्ट टेबल के जरिए जो है हमने इसको रीडायरेक्ट किया और डाटा जो है वो रिट्रीव करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाया और फिर इंसर्ट कमांड के जरिए उस डाटा को जो है हमने टेबल के अंदर स्टोर करवाया है। और टेबल के अंदर जो है वो आपके सामने आपको नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ आज कि हमारी जो आगे पीएच जो कोडिंग है उसमें इंसर्ट का कोड है। तो ये बेसिकली ये एसकेपी, अच्छा जैसे जैसे आप फाइलें करते जाए चेंजेस पीएचपी की फाइल के अंदर, उसको सेव लाजमी करते जाइएगा। अदरवाइज जो है ना वो डाटा सेव नहीं होता। वो सेव नहीं होता तो वो फिर आप दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वो चेंजेस नहीं आती उसके अंदर। तो चेंजेस जो है वो आप साथ साथ करते रहिएगा। तो मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने सेव नहीं किया था, साथ कंट्रोल एस भी नहीं किया था और साथ में मेरे पास यहाँ पे फाइल जो तो टेबल था, टेबल का नाम मैंने करेक्ट नहीं दिया था, मैंने पर्सन के साथ एस लगाया हुआ था, जबकि डेटाबेस के अंदर जो मेरे पास टेबल था उस टेबल के अंदर जो है वो एस मौजूद नहीं था। तो ये हमारे पास जो है एस के पी डाटाबेस पर्सन पर्सन जो है डाटा टेबल, तो एस नहीं था इसके साथ और ये उसके फील्ड्स थे और ये रिकॉर्ड जो मैंने अभी इंटर किया है वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब अगर आप चाहें तो आप दोबारा एक और रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ और जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया। अब आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो दोबारा आप जो है वेब सर्वर में आए और यहाँ पे फ्रेश कीजिएगा। अभी एक रिकॉर्ड था, जैसे मैं फ्रेश करूंगा इसको तो इसमें आपका जो है वो ये सेकंड रिकॉर्ड भी जो है वो इंटर हो गया। तो अब पीएचपी के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड्स मैं इंटर कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिकली हमने इंसर्ट था, इंसर्ट के थ्रू कमांड जो है रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा पीएचपी कोडिंग जो है बुक के अंदर है उसको देखते हैं। हमने लास्ट टाइम अपडेट तक का देख लिया था, अब इंसर्ट का देखते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट करता है टेबल के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं, एक टेबल, टेबल का नाम जिस टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो आपके पास बुक है इस बुक के अंदर आपके पास टेबल्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं जो जो कि डिफरेंट टेबल्स के अंदर आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे। तो टेबल जो भी जिसके अंदर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसका नाम आएगा। ये जो डाटा है दैट इज पैरामीटर और अरे है बेसिकली। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ये पूरे कोड को और देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होगी। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए ये मैंने थोड़ा सा इसका स्केच बनाया है। तो हम देखें तो यहाँ तक तो ये बेसिकली पैरामीटर और फंक्शन डिफाइन किया, साथ ही हमने एक फील्ड रखा है वेरिएबल फील्ड के नाम से और एक हमने रखा है वैल्यूज के नाम से, ये हमने दूसरा फील्ड जो है और इनके अंदर स्पेस जो है वो इनिशियलाइज की हुई है। अब इस डाटा जो अरे है इस डाटा अरे के अंदर यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज डाटा अरे। इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी उनको रिट्रीव करना है और इंसर्ट की कमांड जो है वो बिल्टअप करनी है। इंसर्ट की कमांड किस तरह बिल्ट होगी, आपको बताया था कि ये एसोसिएटिव अरे है। एसोसिएटिव अरे जो है लेट्स से सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ये अरे थी और यहाँ पे ये पहला इसका सबस्क्रिप्ट प्रोडक्ट था और दूसरा सबस्क्रिप्ट जो था इसका प्राइस था लेट्स से। तो ये दो इसके फील्ड है और उसके अंदर जो वैल्यू है अरे के अंदर एसोसिएटिव अरे के अंदर एक में हम कर लेते हैं जी मोबाइल वैल्यू इसकी और दूसरे में जो है वो इसकी प्राइस है लेट्स से सपोज 500। तो ये अरे जो है डाटा फील्ड के अंदर जो है वो हमारे पास पास ऑन हुई
अब इसको हम रिट्रीव कर रहे हैं। फॉर ईच लूप बेसिकली एसोसिएटिव अरे को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। एक एफ फील्ड है और एक वी फील्ड है। एफ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वी जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज की जो आपको नजर आ रही है, और दैट इज वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं बेसिकली। तो एफ के अंदर जो भी होगा, लेट्स से प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया, प्रोडक्ट स्टोर हो गया बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चेक करेगा ये जो वैल्यूज आई है, ये वैल्यूज यहाँ पे इज नंबर, इज न्यूमेरिक, और उसके बाद एंड ऑपरेटर के बाद इंटीजर वैल, ये दो फंक्शन यूज हुए हैं। वो चेक करेगा ये जो वैल्यू आई है ये इधर न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये कंडीशन भी फॉल्स और ये कंडीशन भी फॉल्स, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसके सेकंड पोर्शन में यानी कि कॉलन वाले साइन वाले पोर्शन में जो है कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू मोबाइल थी इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगागा और वैल्यू के अंदर मोबाइल जो है वो स्टोर हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे, यानी कि मोबाइल स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल सीधा ऊपर जाएगा, दोबारा इस एसोसिएटिव अरे में देखेगा कि आगे कोई वैल्यू है, यस है, तो ट्रू रिटर्न हुआ। वो दोबारा नीचे आएगा। एफ मीन कि ये प्राइस जो है, प्राइस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको, यानी कि ये प्राइस की ये वाली, ये वैल्यूज उठा के फील्ड के अंदर स्टोर कर देगा, फील्ड वेरिएबल के अंदर, यानी कि प्राइस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा चेक करेगा ये जो 500 है, वी के अंदर अब 500 है, इज न्यूमेरिक, यस, और इंटीजर वैल्यू है, यस। तो क्या करेगा, इसके इस वाले पोर्शन में जाएगा, ये वाला कॉलम साइन से पहले का, यानी कि इसकी एज इट वैल्यू जो भी होगी इंटीजर वैल्यू वो उठा के वैल वेरिएबल के अंदर 500 रख देगा। यानी कि इसका मतलब है कि इंटीजर वैल्यू को वो एज इट उठाएगा। अगर आप ये सेकंड अगला देखें ना, सेकंड पोर्शन, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग बुक को देखें तो बुक के ऊपर, जी, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग को रखने के लिए उसने इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं। जिस तरह मोबाइल था दैट इज स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग को उसने इन्वर्टेड कॉमा के साथ वैल्यूज के अंदर रखा। लेकिन जो आपके पास ये वी था, इंटीजर वैल्यू थी, उसको एज इट उठा के उसने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जो है वैल्यू उसके अंदर रख दी। अब नेक्स्ट दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा। जैसे ही कंट्रोल ऊपर जाएगा तो आगे अरे के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, ये रिट्रीव होगी फॉल्स। जब लूप फॉल्स रिट्रीव होता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो वापस दोबारा लूप से बाहर निकलेगा कंट्रोल, और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जो है ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया हुआ है। ये बेसिकली ट्रेलिंग रिमूव करता है, यानी कि स्पेसेस अगर कोई होंगी इस फील्ड वेरिएबल्स के अंदर। अब फील्ड वेरिएबल्स के अंदर आपके पास जो चीज पड़ी हुई है, यहाँ पे एक आपके पास पड़ा हुआ है मोबाइल, मोबाइल सॉरी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और दूसरा प्राइस, ये दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अगर इनके अंदर शुरू में या एंड पे कहीं पे स्पेस होगी तो वो स्पेस जो है सब स्ट्रिंग ये जो है फंक्शन ये बेसिकली रिमूव कर देगा इसमें से। अगला नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज वाला वेरिएबल, ये जो था इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है मोबाइल, यानी कि जो रिट्रीव हुई थी, और 500, यानी कि इट्स मीन कि ये वैल्यू जो है आपकी इस वेरिएबल के अंदर पड़ी है वैल्यूज के अंदर। इसके अंदर भी अगर कोई स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई स्पेस है तो ये बेसिकली इसको रिमूव करेगा यहाँ तक। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपके सामने वही फंक्शन है, इंसर्ट इनटू क्यूरी है। टेबल का नाम जो यहाँ पे आया होगा वो प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो कैटेगरी हो सकती है, वो ऑथर हो सकता है, एनीवन, जो भी टेबल का नाम आया होगा वो टेबल का नाम उसके फील्ड, फील्ड ये वाले, ये जो अभी हमने रिट्रीव किए हैं, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, वो फील्ड अरे, ये जो आपको करली ब्रैकेट नजर आ रही है ना, ये करली ब्रैकेट अरे को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये अरे है। अरे का मतलब ये कि इस फील्ड के अंदर, फील्ड्स वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट भी पड़ा, प्राइस भी पड़ा, दैट इज अरे। वैल्यूज, वैल्यूज भी अरे है। आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, इट्स मीन कि एक मोबाइल है और एक 500 है। ये वैल्यू
एक वेरिएबल, जिस तरह अभी हमने एसक्यूएल एक क्यूरी बनाई थी, अभी मैंने इंसर्ट की क्यूरी दिखाई थी, उसके अंदर मैंने एसक्यूएल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो ये पूरी क्यूरी एज ए सेंटेंस, ये इंसर्ट जो है आपका एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के अंदर ये बेसिकली आपके पास स्टोर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास जो है रिजल्ट सॉरी इंसर्ट का फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर ये सारी की सारी क्यूरी जो है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हम कर लेते हैं प्रोडक्ट सपोज, और वैल्यू फील्ड जो थे उसके अंदर वो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट जो क्यूरी बिल्ड हुई है उस क्यूरी की बात कर रहा हूं, और प्राइस वैल्यूज, और वैल्यूज में हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मोबाइल होगा, ये सिंगल कॉमा क्योंकि स्ट्रिंग है, और दूसरा जो है 500। ये क्यूरी बिल्ट होके ना ये बेसिकली किसके अंदर स्टोर हुई है, ये हमारे इंसर्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है। उसके बाद क्यूरी चलाने के लिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे मैंने दिखाया था एसक्यूएलआई क्यूरी का फंक्शन यूज होता है जो कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिकली ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन में जो था वो फंक्शन थोड़े से डिफरेंट थे। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट क्यूरी का एक फंक्शन इसने आगे डिफाइन किया हुआ है बुक के अंदर, तो कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये इंसर्ट वैल्यू जो है वेरिएबल की ये पास ऑन हो जाएगी उस फंक्शन को, और वो पास ऑन होगी और कहाँ पे जाएगी, अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इंसर्ट का जो था फंक्शन था इस बुक के अंदर जो एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट क्यूरी है, और एग्जीक्यूट क्यूरी सिंपल है, एक लाइन की क्यूरी है। ये क्यूरी एसटीआर इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जो अभी रिजल्ट की जो वैल्यू थी वो पास ऑन होके यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि वो क्यूरी जो हमने अभी बिल्ड की थी सिलेक्ट इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो भी थी वो वैल्यू यहाँ पे पास ऑन हुई। दिस कनेक्शन, ये अभी हमने शुरू में देखा भी था कि अरे डिक्लेयर की है कनेक्शन की, और एक्टिव कनेक्शन, जो भी कनेक्शन एक्टिव होगा, अरे के अंदर तो कनेक्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन जो एक्टिव कनेक्शन है वो ये क्यूरी फंक्शन है दैट विल एग्जीक्यूट, और किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये क्यूरी एसटीआर के अंदर जो क्यूरी आई है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और रिजल्ट को जो है वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अगर ये नहीं होता तो एग्जीक्यूट होने की सूरत में ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू को करेगा फॉल्स में कन्वर्ट करेगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन लिखा है, तो ये एल्स पोर्शन में आ जाएगा। और अगर आपने एक्सक्लेमेशन साइन नहीं यूज करना तो फिर ये वाला जो कोड है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो इफ के नीचे वाला कोड है ये एल्स में आ जाएगा। तो आप अगर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं यूज करेंगे तो ये कोड इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन बुक में जिस तरह तो ये ट्रू रिटर्न हुआ, ट्रू को उसने फॉल्स में कन्वर्ट किया, और लास्ट एक वेरिएबल है जो कि आपने देखा था लास्ट टाइम, रिजल्ट जो भी होगा वो इस लास्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ये दिस और एरो साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्लास का वेरिएबल है, लास्ट इज ए डाटा मेंबर ऑफ क्लास, जो भी ये क्लास डेटाबेस की क्लास थी उसका वेरिएबल है। अगर सिंपल वेरिएबल होता तो फिर तो ये दिस का वर्ड ही यूज ना करते, फिर सिर्फ डॉलर साइन के साथ लास्ट आ जाता, बट दैट इज द डाटा मेंबर ऑफ क्लास। तो दिस का मतलब ये करंट क्लास जिसमें हम काम कर रहे हैं उस क्लास में इसका रिजल्ट जो भी आया है उसको स्टोर करके रिटर्न कर दे। उसके बाद दो उसने और मेथड डिफाइन किए हैं, सिंपल मेथड है गेट रोज मेथड। ये आपको जो भी आप लास्ट वेरिएबल के अंदर क्यूरी स्टोर होगी उसका रिजल्ट फेच अरे, मैंने बताया था कि ये बेसिकली रोज को रिट्रीव करके लेके आता है अरे की फॉर्म के अंदर, एसोसिएटिव अरे के अंदर। यहाँ पे दो तरह की वैल्यू यूज हो सकती हैं, माई सीक्वल आई नम, माई सीक्वल आई एसोसिएट, और माई एसक्यूएल आई बोथ। ये तीन कांस्टेंट है। कांस्टेंट में अब आपने एसोसिएट डिक्लेयर किया, इसका मतलब है कि ये जो अरे में रिकॉर्ड रिट्रीव होगा वो एसोसिएटिव अरे की फॉर्म में रिट्रीव होगा, यानी कि ये लास्ट क्यूरी जो हमने अभी एग्जीक्यूट की थी उसके अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो अरे की सूरत में रिट्रीव हो जाएंगे। गेट रो का फंक्शन ये काम कर रहा है बेसिकली। उसके बाद अफेक्टेड रो, अफेक्टेड रो क्या करते हैं बेसिकली, इससे पहले कि अफेक्टेड रो को देखें हम, मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास एक क्यूरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये वाली ये क्यूरी है एसक्यूएल आई क्यूरी, ये फंक्शन क्यूरी एग्जीक्यूट करेगी।
एग्जीक्यूट क्या करेगी, डिलीट फ्रॉम माई टेबल और वेयर आईडी इज लेस देन 10। ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी, जिस टेबल के अंदर आईडी 10 से नीचे होंगे वो टेबल, वो रॉज जो है वो डिलीट हो जाएंगी, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अब आप देखना चाहते हैं कि कितने रॉज डिलीट हुई हैं, तो वो आप यहाँ पे, ये तो वैसे एज इट फंक्शन अपना मैसेज प्रिंट होगा रिकॉर्ड डिलीटेड का, और उसके बाद परसेंटेज साइन यूज किया तो फॉर्मेट जिस तरह आप सी में यूज करते थे। ये फंक्शन क्या करेगा, अगर तो सपोज 5 रिकॉर्ड्स थे डिलीट हुए तो रॉ अफेक्टेड बाय 5 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये तो यही सेम कॉन्सेप्ट उसने इधर बुक में यूज किया हुआ है। बुक में वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी के MySQL दिस कनेक्शन एक्टिव कनेक्शन, यानी कि जो एक्टिव कनेक्शन है, रॉ अफेक्टेड यानी कि कितनी रॉज जो है वो अफेक्ट हुई थी, उससे पिछली क्यूरी एग्जीक्यूट कर जब हुई थी तो कितनी रॉज इफेक्टेड हुई थी, ये उससे प्रीवियस, जैसे कि अभी अगर हमने इंसर्ट की क्यूरी चलाई थी जो कि जिसमें हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, इससे पहले अगर हमने कोई क्यूरी एग्जीक्यूट की थी तो उसके नंबर ऑफ रॉज को रिट्रीव करेगा और आपको बताएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज आर अफेक्टेड। सो अफेक्टेड रॉ जो है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अफेक्टेड रॉ क्या करता है, तो रिटर्न द नंबर ऑफ अफेक्टेड रॉ क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी, दैट इज द फंक्शन। अच्छा जी, सैनिटाइज द डाटा, क्लीन डाटा, इसका मतलब है कि डाटा को क्लीन करना। डाटा को क्लीन किस तरह किया जाता है कि सम टाइम आप स्लैश यूज करते हैं, स्लैश एन स्लैश टी, ये आप लोगों ने पढ़े थे ना उसके अंदर, सी के अंदर, फॉर उसमें एस्केप सीक्वेंस कोड को आपने स्टडी किया था। तो वो कहता है जी कि सैनिटाइज एंड सैनिटाइज डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या है, सी द इंफॉर्मेशन, कहीं हार्मफुल इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही, तो मलिशियस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, जो यूजर इनपुट कर रहा है वो क्लीन है, इधर उसमें कोई थ्रेड तो नहीं है। तो बेसिकली सैनिटाइजिंग डाटा का मतलब ये, या फिर कोई स्लैश हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर जो है वो तो नहीं है, उसको किस तरह डील करना है बेसिकली, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो सैनिटाइज करेगा, इसके लिए उसने एक फंक्शन यूज किया, इस फंक्शन को कहते हैं रियल एस्केप स्ट्रिंग। ये डाटा जो है पास ऑन होगा, जो भी डाटा होगा जिसको क्लीन अप करना है वो डाटा एज ए पैरामीटर पास होगा। दिस कनेक्शन इज ए अरे, और एक्टिव कनेक्शन, जो भी एक्टिव कनेक्शन होगा उसमें रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो जो डाटा आया उसको चेक करेगा, आया उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, क्लीन है डाटा, और अगर है तो उसको रिमूव करेगा, और उसके बाद जो है वो डाटा जो है मजीद फॉर्दर मजीद प्रोसेस होगा। तो रियल एस्केप स्ट्रिंग दैट इज द फंक्शन जो कि बेसिकली यूज किया है इसने। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया है एग्जांपल, कि डिस्ट्रक्टिव वो फंक्शन होता है, वो मेथड होता है दैट विल कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय किस तरह होगा, जब ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, आपको इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब है फॉर ईच कनेक्शन अरे के अंदर, ये दिस कनेक्शन, आपको पता है कि जो पहला मेथड होता है उसके अंदर आपने जो भी पैरामीटर जिस टाइप का डाटा पास करते हैं उसी तरह पैरामीटर की वैल्यू भी स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ये आपके पास लूप है, दिस कनेक्शन एज कनेक्शन, जितने भी उस अरे के अंदर कनेक्शन ओपन है, कनेक्शन क्लोज, क्लोज फंक्शन, ये फंक्शन है MySQL का क्लोज फंक्शन, यानी कि उस कनेक्शन के में जितने भी कनेक्शन ओपन पड़े हैं उन तमाम को लूप के साथ एग्जीक्यूट करेगा, और वो जितने भी कनेक्शन ओपन होंगे वो सारे के सारे क्लोज होंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने कनेक्शंस की अरे ओपन की थी, मल्टीपल कनेक्शंस आर ओपन, एक टाइम में एक से ज्यादा कनेक्शन जो है वो ओपन होंगे और वो अरे में स्टोर होंगे। तो तमाम कनेक्शंस को क्लोज करने के लिए फॉर ईच लूप यूज किया था। दैट्स वाई इसको डिस्ट्रक्टर के अंदर रखा है कि जब डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्लोज होगा तो डिस्ट्रक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा और वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा बेसिकली। तो ये फंक्शन जो है यूज हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो मजीद है यूजर ऑथेंटिकेशन का जो है, ये आधा आज हम देख लेते हैं।
और हाफ जो है वो नेक्स्ट हम क्लास में देख लेंगे। तो यूजर जब लॉगिन होता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन देखनी होती है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये आपको करवाऊं, आपको थोड़ा सा जो है एक मैं चीज जो है वो करवाना चाहता हूँ। आप लोगों को कुकीज का आइडिया है? कुकीज और सेशन क्या होता है? जी जी बताएं क्या होता है। सर कुकीज ना हमारी जो सेशन हम मेंटेन करते करने हैं के लिए होती है। चलो बोल लो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे कि समझाऊंगा, ताकि क्योंकि ये हमने ऑथेंटिकेशन वाला मेथड करना है तो उसके अंदर ये सेशन यूज हुआ है। कुकीज बेसिकली स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि क्लाइंट साइड पे स्टोर होती हैं, और इनका पर्पस जो होता है वो आइडेंटिफाई करना या ट्रैकिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। और ये HTTP को सपोर्ट करती हैं। HTTP जो है वो आपको पता है हाइपर ट्रस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये इंफॉर्मेशन जब यूजर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो उस रिक्वेस्ट के साथ जो रिस्पॉन्स आता है उसके साथ ही वो कुकीज आ जाती हैं। बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो कुकीज को साथ भेजता है। तो यूजर्स को यानी कि क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फर्स्ट टाइम तो अवेलेबल नहीं होती, वो फिर रिक्वेस्ट खाली जाती है। नेक्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है। इससे ये होता है कि जो डाटा ट्रांसफर होता है वो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हर टाइम वो बार बार सर्वर पे लाने के बजाय वो क्लाइंट के ऊपर स्टोर हो जाती है और क्लाइंट जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप लोग जो है PHP के अंदर भी कुकीज डिफाइन कर सकते हैं। कुकीज डिफाइन करने के लिए सेट कुकीज है। कुकीज का नाम जो आप बताते हैं, उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी एक्सपायरी। कुकीज जो है वो खास पीरियड तक होती हैं, उसके बाद जो है वो वॉश हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं सिस्टम से। तो बेसिकली उसको एक्सपायरी बताना होता है। पाथ अगर बताना चाहते हैं, डोमेन इसके, और ये पैरामीटर्स हैं। ये लेट्स से कि एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। सेट कुकीज, कुकीज का नाम, कुकीज की जो है कुकीज की वैल्यू मैंने ये दी थी और नाम मैंने रखा था यूजर, और नाम वैल्यूज कुकीज की मैंने ये रखी है। और साथ ही मैंने एक और पैरामीटर दिया। पैरामीटर मैंने उसको बताया कि कब तक वो जो है उसके सिस्टम के ऊपर मौजूद रहे क्लाइंट पे। तो ये बेसिकली अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 1 डे के इक्वल होता है, यानी कि 1 दिन तक रहेगा। और सर्वर कोई नहीं है तो लिहाजा मैंने इसको स्लैश का यूज किया हुआ है। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कुकीज जो है वो सेट होंगी, चेक करेगा अगर कुकीज हैं। हमेशा कुकीज जो है वो HTML से पहले शुरू में डिफाइन करते हैं, बीच में डिफाइन नहीं होता, याद रखिएगा। और सेशन भी इसी तरह ही होता है। तो जब आप देखेंगे अगर कुकीज का नाम जो है वो चेक करेगा, ये कुकीज अंडरस्कोर कुकीज इज ए वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। जिस तरह पोस्ट और गेट वेरिएबल था, इसी तरह ये पोस्ट गेट सेशन। अभी पोस्ट वेरिएबल को मैंने यूज करके भी दिखाया था डाटा रिट्रीव करने के लिए। सेम इसी तरह आपके पास जो है ये वाला जो है कुकीज, ये भी ग्लोबल वेरिएबल है। ये चेक करेगा कि वेरिएबल है कुकीज की वैल्यू सेट है। अगर सेट नहीं है तो फिर तो ये वाला पोर्शन चल जाएगा, और अगर सेट है तो वो यहाँ पे आएगा और कुकीज नेम मैसेज प्रिंट होगा। और जो भी आपने कुकीज कुकीज मैसेज प्रिंट होगा, और कुकीज नेम के अंदर जो भी वेरिएबल का जो भी कुकीज का नाम होगा वो होगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुकीज है, इसी तरह मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। सेशन जो है वो क्रिएट होता है। सेशन जो है वो सर्वर साइड पे क्रिएट होता है, यानी कि एक यूजर जब लॉग इन होता है वो इंफॉर्मेशन जो पास करता है वो एक पेज से दूसरे पेज में भी मौजूद रहता है बेसिकली। तो इसी तरह सेशन जो है वो सर्वर साइड पे जो है वो मेंटेन रहता है, और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन रहती है स्टेट उसकी यूजर की। तो इसके लिए भी सेशन स्टार्ट फंक्शन है, और आप सेशन स्टार्ट करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, और जो भी आप सेशन के अंदर वैल्यूज रखेंगे वो स्टोर होंगे। ये सेशन दो डिफाइन की हैं, एक में फेवरेट कलर के नाम से और उसमें कलर रखा है, और इसी तरह दूसरा रखा है। जब आप प्रिंट करवाएंगे तो सेशन प्रिंट भी होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम तक स्टोर होगी और सर्वर साइड पे स्टोर होती है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन। जब यूजर लॉग इन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन हो रही होती है। दैट इज सेशन, बेसिकली बताने का मतलब ये है। अभी हम देखते हैं इसको कि ये जो यूजर्स जो है अगर लॉग इन होता है तो वो चेक करे
प्रोसेस लॉगिन रिक्वेस्ट करे, चेक करे कि यूजर लॉगिन तो नहीं है, लॉग आउट को भी चेक करे, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो करंटली यूजर लॉगिन हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको भी मेंटेन करे, और ये सेशन के थ्रू ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये उसने चंद एक वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और ये वेरिएबल्स जो है मुख्तलिफ पर्पस के लिए उसने यूज किए हैं। उसने चेक करना है कि एडमिन है, लॉगिन है या नहीं है, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप्स होते हैं ना मुख्तलिफ आपके, आप जो है आप अक्सर साइट्स पे जाते हैं तो वो बताते हैं जी आपने कौन सा पैकेज लेना है, कौन सा यूजर है, ग्रुप्स की सूरत में होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन है, बैन तो नहीं है, यूजर का नाम और ये वेरिएबल्स दिखाए। कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसके बाद ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, चेक फॉर ऑथेंटिकेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है सेशन के थ्रू। अगर सेशन वेरिएबल्स किस तो हुआ, इस सेट चेक करेगा, ये सेशन वेरिएबल है जो अभी मैंने डिस्कस कहा था। यूजर का जो आईडी आया हुआ है वो चेक करेगा। इस सेट का मतलब अगर वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर होगी तो ट्रू रिटर्न होगा इस सेट का मतलब, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न होगा। इसका मतलब है यूजर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो वो आगे जाएगा ही नहीं, फिर वो सीधा इसके एल्स पोर्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज यूजर का आईडी मिल जाता है उसका, तो चेक करे यूजर आईडी इंटीजर वैल का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, सेशन कैलकुलेट करेगा, और अगर ये 1 रिटर्न होता है इट्स मीन ग्रेटर देन 0, यानी कि सेशन आईडी ये यूजर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन दोनों कंडीशनें ट्रू हो गई तो वो क्या करेगा, सेशन ऑथेंटिकेट करेगा। सेशन ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे नीचे उसने फंक्शन डिफाइन किया है, ये सेशन ऑथेंटिकेट है। सेशन ऑथेंटिकेट इनके कंट्रोल डायरेक्ट जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये सेशन ऑथेंटिकेट में ट्रांसफर हो जाएगा, और यूजर का आईडी जो है वो पास होगा। यूजर का आईडी जो भी होगा, यूजर आईडी इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, उसका जो भी आईडी बनता होगा उस आईडी को पास करेगा सेशन ऑथेंटिक मेथड के अंदर, और वो यहाँ पे आ जाएगा यूआईडी के अंदर वैल्यू पास। लेट्स से सपोज यूजर आईडी 2 था, यहाँ से रिट्रीव हुआ, यूजर आईडी 2 रिट्रीव हुआ, तो हमने फंक्शन मेथड कॉल किया तो कंट्रोल डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गया, और यूआईडी के अंदर 2 ट्रांसफर हो गया। सपोज यूजर नहीं था, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं हुआ था पहले, अब वो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सीधा एल्स में चला जाएगा। अब वो चेक करेगा कि $पोस्ट, अब ये क्या है, ये डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। जो यूजर ने फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना यूजर नेम टाइप किया होगा और अपना पासवर्ड टाइप किया होगा, उसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं। अगर तो उसमें वैल्यू होगी तो इस सेट ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो ब्लैंक होगा तो फिर तो होगा ही नहीं वैल्यू। इस सेट के थ्रू चेक करेगा, और साथ चेक करेगा अब इस सेट के अंदर अगर उसने स्पेस भी दी है तो तब भी वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही है इस सेट के थ्रू, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो एंटर किया है। साथ ही एंड ऑपरेटर लगाया है, वो ये भी चेक करेगा कि जो यूजर ने एंटर किया वो किधर स्पेस के इक्वल तो नहीं है। अगर स्पेस के इक्वल नहीं है तो देन कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। अब वो चेक करेगा पासवर्ड जो है, वो पासवर्ड के अंदर कुछ दिया उसने, अगर कुछ दिया होगा तो इस सेट ट्रू रिट्रीव होगा, और अगर ब्लैंक होगा तो इस सेट जो है वो फॉल्स रिट्रीव करेगा, फिर तो वो आगे जाएगा ही नहीं। यूजर नेम तो दे दिया लेकिन पासवर्ड नहीं दिया, फिर वो फॉल्स रिट्रीव होगा, नहीं एग्जीक्यूट होगा अगला पोर्शन, यानी कि इसके नीचे वाले पोर्शन पे नहीं आएगा। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसने पासवर्ड भी दे दिया था, और पासवर्ड वो चेक करेगा कि इधर खाली ब्लैंक तो नहीं दिया, हो सकता है कि स्पेस दी हो, और वो इस सेट तो उसको कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ भी कुछ दिया है, बट हो सकता है कि उसने स्पेस दी हो, लेकिन स्पेस भी नहीं दी, यहाँ पे भी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल एंड यानी कि ये चारों की चारों कंडीशनें ट्रू होंगी, तो इसका मतलब है क्या, पोस्ट ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और पोस्ट ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो यहाँ पे नीचे डिफाइन है, कंट्रोल जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इस पेज के ऊपर। इस पेज में जो है हमारे पास ये पेज, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो पास ऑन हो जाएगा, यू के अंदर यूजर नेम आ जाएगा और पी के अंदर पासवर्ड पास ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही वो पास ऑन होगा तो यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद उसके पास ये सैनिटाइज डाटा करेगा यूजर का नाम, कि यूजर का नाम जो है उसको चेक करेगा, क्लीन करेगा।
ये MD5 जो है ये फंक्शन है यूजर का, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ MD5 के बारे में। MD5 बेसिकली फंक्शन है जो उसके अंदर PHP के अंदर ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो पासवर्ड होगा उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा। यानी कि अगर आपकी डेटाबेस जो है वो कोई हैक भी कर लेता है तो उसको पासवर्ड की समझ नहीं आएगी कि पासवर्ड क्या है। तो ये सिंपल MD5 का फंक्शन है, ये आप लोग अपनी कोडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। आपने जब प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो आप यूजर का जब लॉगिन हो तो उसका पासवर्ड MD5 फंक्शन के थ्रू जो है उसके पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएं, और जब आप डेटाबेस देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन कोई स्टोर हो रही होगी जो कोई रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगी। यानी कि MD5 फंक्शन है बेसिकली जो कि आपको हैशिंग स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, हैशिंग यानी कि हैश फॉर्मेट में जैसे ये आपको प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली वो जो उसने यूजर ने पासवर्ड दिया है, आ गई अब बुक जी, ये यूजर का पासवर्ड जो है वो रिट्रीव करेगा। यूजर का पासवर्ड रिट्रीव करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, बेसिकली उसको हैशिंग में कन्वर्ट कर देगा, ताकि यूजर जो है उसका पासवर्ड जो है अगर सेव हुआ था इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाए अगर यूजर ने पासवर्ड दिया था, स्टोर किया हुआ था। कितना चलें, आज के लिए काफी है। कल हम इसके 2 और मेथड हैं वो देखेंगे, उसके बाद फिर मजीद फर्दर जो है वो हम देखेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा रह गया, इसको क्लोज करने के बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारे पास